मैं संजीव कुमार शर्मा भौतिकी विभाग के आचार्य के पद पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में काम कर रहा हूँ। मैंने पीएचडी का वर्क दिल्ली विश्वविद्यालय से 2005 में किया था। उसके बाद मैं 12 साल साउथ कोरिया में रहा हूँ और 2018 से मैंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ज्वाइन किया था सहयोगिता आचार्य के पद पर। और मेरा जो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम किया मैंने अपने पीएचडी के काल में, और जो मैं उसके बाद 12 साल विदेश में रहा, वहाँ भी मैं अपने जो मेरे भौतिक या मेरे बेसिक जो मूल हैं उनको भी मैंने नहीं छोड़ा एडवांस रिसर्च के साथ साथ। उसके साथ मैं एक राख पर रिसर्च कर रहा हूँ। राख मैं बचपन से देखता था। जब मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, जब मैंने देखा कि वहाँ पर यदि किसी खेत में कोई बैक्टीरिया, कोई कीड़े पैदा हो जाते थे तो हमारे पिताजी या माँ उसमें राख को स्प्रेड कर देते थे, तो उससे कीड़े मर जाते थे। एक बार मैंने ध्यान दिया कि बैंगन के पेड़ लगाए थे, उस पर कीड़े ने खा लिए, और कीड़े ने खाने के बाद हमारी माँ ने क्या किया कि हारे से राख निकाली और उसको बारीक किया और बारीक करके उस पर स्प्रेड कर दिया। तो अगले हफ्ते देखा कि उसको कीड़ा नहीं था। इसी प्रकार एक बार फूल गोभी का देखा, तो तब से मेरे दिमाग में है, तब से मैं 6-7 में पढ़ता था कि राख में कुछ तो है कि ये कीड़े मर जाते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जैसे हम पढ़ते गए उसको ध्यान में हमेशा रहता था। दूसरा, हम घर से बाहर निकलते थे या बाहर जाते थे या पढ़ने जाते थे, यदि मैं मीठा खाया या हमने दूध पी के निकलते तो हमारी मम्मी या हमारी दादी हमें मुंह में चूल्हे से राख ली और मुंह डाल देती थी। उनका एक कंसेप्ट था कि ये कीड़े इसमें आपको भूत नहीं आएंगे, नहीं तो तरह से भूत लग जाएंगे। तो इस तरह से उनको मानना था। लेकिन तब भी मेरे दिमाग में चलता था कि भूत तो रियल में तो होते नहीं है, ये तो एक इमेजिनेशन है। तो तब हमने ध्यान नहीं दिया। जब हमने इस पर अध्ययन किया, रिसर्च किया साउथ कोरिया में जाके, और 2012 में एक रिसर्च स्कॉलर लिया साउथ इंडिया से, तब मैंने उससे रिसर्च कराई। तो सबसे पहले हमने 2013 में कुछ काम किया, फिर 14 में किया, और करते करते हमने उस राख को डिफरेंट कंपोनेंट चेक किए उसके, और राख को रियलाइज किया। और करते करते फिर हम 2016 में 2017 में हमने बैक्टीरिया टेस्ट करने शुरू कर दिए। जब हम बैक्टीरिया टेस्ट कर रहे थे तो बैक्टीरिया टेस्ट करते करते देखा कि हमें जो बैक्टीरिया एक पेस्टिसाइड से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वही गुण हमें राख में मिला। फिर हमने कहा कि राख में ऐसा है क्या। तो उसमें जब हमने एनालिटिकल एनालिसिस की राख की, तो उसमें हमें पोटेशियम मिला, नाइट्रोजन मिला, और सिलिका मिली, कार्बन मिला। तो एक हमारे यहाँ पे बचपन से ध्यान देते आए हैं कि एनपी के नाम से एक फर्टिलाइजर आता था, एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। तो वही कंटेंट राख में भी पाए जाते हैं। तो वो एक तरह से फर्टिलाइजर काम भी करते थे और एक पेस्टिसाइड काम भी करते थे, क्योंकि सिलिका इसमें सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 80 से 90% सिलिका होती है। और जो सिलिका है, सिलिका कम्प्लीटली एल्कलाइन है। और जो 1931 का जो नोबेल प्राइज है, उस नोबेल प्राइज में ये चीज़ मेंशन है कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया एल्कलाइन एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो वो कंसेप्ट जब मेरे दिमाग में आया 2012 में, उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ, इसको टेस्ट करना चाहिए। जो हमारी दादी मुंह में राख डालती थी, उस राख डालने का कंसेप्ट ये था, जो मुझे आज क्लियर हुआ है, आज समझ में आया है कि राख डालना, राख को प्योर तरीके से 100% एल्कलाइन नेचर की होती है। और फिर मैं 1931 का नोबेल प्राइज देखता हूँ, उसकी हिस्ट्री देखता हूँ, उसका लिटरेचर देखता हूँ, तो उन्होंने यही प्रूव किया कि एल्कलाइन एनवायरनमेंट में कोई बैक्टीरिया, वायरस सर्वाइव नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब हम आज के युग में देखते हैं, कुछ जो आयुर्वेदिक के वैद्य जी हैं या आयुर्वेदिक की फार्मेसीज हैं, वो फार्मेसी क्लियर करती हैं कि आप लौकी खाइए, आप तोरी खाइए, आप इस तरह के एलिमेंट्स यूज कीजिए कि जिससे, क्योंकि लौकी पूरी तरह से एल्कलाइन है। यदि हमारे शरीर में यदि बुखार आता है, हमारे शरीर में यदि कोल्ड होता है, कफ होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर का जो नेचर है वो एसिडिक हो गया है। अब एसिडिक हम क्या करेंगे, जितना भी एसिडिक नेचर बढ़ेगा उतने ही हमारे बैक्टीरिया, वायरस, इम्यूनिटी कम हो जाती है। बैक्टीरिया, वायरस बढ़ने लगते हैं, इम्यूनिटी कम करने लगते हैं। तो उसको कैसे बूस्ट करें, तो उसको हमें एल्कलाइन की तरफ जाना होता है।
सो एल्कलाइन में हमारी हार्ट की डिजीज है, हमारे शरीर में जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो भी एक प्रॉब्लम यही है कि हार्ट की जो डेंसिटी है, जो ब्लड की डेंसिटी है, जो फ्लो कर रहा है उसमें एसिडिक नेचर बढ़ जाता है और एसिडिक नेचर होने से वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। यदि उसको हम एल्कलाइन और एसिडिक को कंट्रोल कर लें तो वो किसी भी वेन में, किसी भी नस में नहीं जमेगा और हमारा कोई भी स्ट्रोक नहीं आएगा। तो यही हमारे बाबा रामदेव जी भी कहते हैं, उन्होंने भी इसको कोट किया है, आचार्य बालकृष्ण जी ने किया है, और भी कई सारे आचार्य जो आयुर्वेद में काम करते हैं वो इस बात को धीरे धीरे प्रूव करने में लगे हुए हैं और इसको जस्टिफाई करते हैं। हमारे देश में आज की डेट में आयुर्वेद पे विश्वास कम रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि हमारे पास जो लिटरेचर था या तो वो जला दिया गया इन्वेंटर्स के थ्रू, या उसको उठा लिया गया, या उसको लुप्त कर दिया गया, कुछ ना कुछ मतलब डिसअपियर हो गया है। तो यदि लिटरेचर, क्यों, दूसरा क्या हुआ, आज़ादी के बाद हमें हमारे लिटरेचर से दूर रखा गया, हमें संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती। मैं एक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में काम करता हूँ सन 2018 से, 7 साल मुझे हो गए हैं, लेकिन आई रियली वंडर, मैं बहुत सोचता हूँ कि यहाँ पर जो इंडियन फिलॉसफी है वो डिपार्टमेंट नहीं है। आई थिंक ये भी कोई सोचे समझे साजिश ही होगी कि सब सब्जेक्ट को रखते हुए, जहाँ पे उर्दू का भी है, सब भाषाओं का भी है, विदेशी भाषाओं का भी है, लेकिन इंडियन फिलॉसफी का वहाँ सब्जेक्ट नहीं है, इंडियन फिलॉसफी का वहाँ डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश नहीं है। क्योंकि इंडियन फिलॉसफी का मतलब है कि हमें जो हमारा इंडियन लिटरेचर है वो हमें पढ़ाया जाए, और लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें बाहर नहीं आएंगी। तो किसी न किसी षड्यंत्र के थ्रू रखा गया है। यदि हम, जैसे हमारा सब्जेक्ट राग का है, तो हम राग पर यदि फोकस करते हैं तो राग को हमने इकोलाई है, एस और एस है, हमने कई भयंकर जो भयंकर वायरस हैं उनको हमने टेस्ट किया है, जो बैक्टीरिया हैं, तो हमने पाया कि जब हम उसके प्रेजेंस में किसी बैक्टीरिया को रखते हैं वो बैक्टीरिया 8 घंटे भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। अभी जो मैंने रिसेंटली एक्सपेरिमेंट किया है, एक गुजरात में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक विश्वविद्यालय एस्टेब्लिश किया है भारत सरकार ने, जो गुजरात बायोटेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नाम से है। उसमें हमारे एक साथी हैं जो बायोटेक में काम करते हैं, वो हमारे साथ कोरिया में भी काम करते थे, वहाँ भी हमने कुछ काम किया, बैक्टीरिया को टेस्ट किया, अब यहाँ भी मैंने टेस्ट किया है। तो उसमें टेस्ट में ये पाया गया, हमारी जो प्रूफ है, मेरे पास जो साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि इसमें कोई बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाया, 6 से 8 घंटे में वो कम्प्लीटली इनएक्टिव हो गया। अब उन बातों को ध्यान में रखते हुए जब देखते हैं हम कि हमारी दादी जो मुंह में राख डालती थी, उससे क्या होता है कि भूत का एक कंसेप्ट था सोसाइटी में, लेकिन एक्चुअल में भूत है नहीं, वो एक इमेजिनेशन है। इमेजिन क्या है कि कहते हैं कि कहावत और भी है कि भय का भूत है। ये बात भी सही है कि भय का भूत होता है। भय है, भय कब से आता है? भय भी हमारे शरीर में तब आता है जब हमारी बॉडी एल्कलाइन से कम हो जाती है, एसिडिक नेचर पर जाती है, तभी हमारी बीमारी शुरू होती है। तो एक दिन मैंने ऐसे अष्टांग हृदयम पढ़ रहा था, तो अष्टांग हृदयम के पेज नंबर ध्यान नहीं है एग्जैक्टली मेरा, तो उसमें मुझे मिला कि हमें 8 प्रकार के मिनरल्स खाने चाहिए। तो हम क्या खाते हैं? हम एसिडिक खाते हैं, एल्कलाइन खाते हैं, खट्टा खाते हैं, मीठा खाते हैं और कड़वा कभी कभी खाते हैं। उन बाकी जो 2 चीज़ों का हम सेवन नहीं करते हैं। जैसे हमें नीम के पत्ते चबाने की परंपरा रही है, बबूल के पत्ते चबाने की परंपरा रही है, वो हमारी लुप्त हो गई है। आजकल की जनरेशन है वो पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे लेकिन करेले की सब्जी नहीं खाएंगे। करेला क्या है? बिटर होता है। तो हमारे जो 8 तरह के जो अष्टांग हृदयम का मतलब है, 8 तरह के जो हमारे मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है और हम बीमारी की तरफ चलने लगते हैं। तो आज की जो बीमारियां बढ़ रही हैं, बीमारी का बढ़ने का मतलब है कि हमने अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं रखा, कंट्रोल नहीं रखा है। तो उसको कैसे करें? तो यदि अष्टांग हृदयम के उस लेसन को पढ़ाया जाए, उस अष्टांग हृदयम को एज ए नैतिक शिक्षा के रूप में लाया जाए, उस अष्टांग हृदय के को पब्लिक तक अवेयरनेस एक प्राइमरी शिक्षा से किया जाए कि अष्टांग हृदयम का मतलब है हृदय को भी ठीक रखना है, हृदय को ठीक रखना है और हमें स्वस्थ रखना है। तो जो 8 तरह के हमारे फूड हैं वो हमारे दैनिक जीवन में आ जाएं। इसलिए कहा गया है कि हमारी भारतीय शैली में रसोई घर ही हमारा दवा घर है। क्यों घर है? यदि आपके पेट में गैस बन रही है, तो आज भी हम अजवान का सेवन करते हैं सॉल्ट के साथ, तो आपके पेट में गैस बननी बंद हो जाती है। बाजार में कई तरह के द्रव मिलते हैं, कई तरह के सॉल्ट मिलते हैं, तो वो सॉल्ट को मिलने का उनका जो पर्पज है, हमारे पेट में गैस कब बनेगी? 100% तब बनती है जब हमारा बॉडी का नेचर या अंदर एसिडिसिटी बढ़ जाती है, एसिड नेचर बढ़ जाता है। यदि हम एसिडिटी को कैसे कम करें? तो एल्कलाइंस जो करने का सबसे तरीका है वो अजवाइन जो है वन ऑफ द बेस्ट कंपोनेंट इन अवर रसोई। तो रसोई का जो अजवाइन का सेवन है वो हमारे जीवन में, हम क्या करते हैं, आज भी मेरे ध्यान है जब हम बाहर जाते थे तो हमारी दादी और मम्मी अजवाइन की पूरी बनाती थी और वो अजवाइन की पूरी हम 3 दिन तक खाते थे, पेट खराब नहीं होता था। यदि हम बगैर अजवाइन के बनाते हैं तो पूरी वो अगले दिन बदबू हो जाती है, नहीं खा सकते हैं। दूसरा, एक मैंने देखा जब रामायण देख रहा था
और राजा दशरथ मर गए थे, और मरने के बाद उनको 6 दिन तक कैसे जीवित रखा जाए, कैसे उनको बॉडी को प्रिजर्व किया जाए, तो बॉडी डिग्रेड हो जाती 24 घंटे में। तो उन्होंने क्या किया, तेल के कूप में रखा था। आज भी हमारी परंपरा है, यदि हम अचार लंबे समय तक रखना है, किसी भी हम हर्ब का अचार बनाते हैं, चाहे वो मैंगो हो चाहे आंवला हो, तो यदि वो तेल में डूबा है तो उसमें कोई फंगस नहीं आती है। तो इसी तरह जब भरत को वहां से बुला गया केकई साम्राज्य से, जिसको आने में 1 हफ्ता लगता है, तो 1 हफ्ते तक राजा दशरथ की कैसे रखी जाए उसकी शव को, तो उनको तेल में रखा गया था। तो हमारी ये परंपरा रही है, नेचुरल तरीके से हर चीज को प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में प्रिजर्वेंस जो बढ़ गया है, जैसे बेंजोइक एसिड बहुत बढ़ गया है। इट्स बेंजोइक एसिड मीन्स काइंड ऑफ एसिड। तो हमें एसिड से दूर रहना है। जितना हम दूर रहेंगे तो घूम फिर के फिर आ जाते हैं हम भारतीय शैली पर। भारतीय शैली में जैसे हम राख पर बात कर रहे हैं, तो राख पे मैंने बताया कि जब मुंह में हम राख चाट के बाहर निकलते थे, तो वो हमारे दूध से दही बनने में आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट हमारे पास एनालिसिस है, वो दूध से दही बनने में 30 मिनट लगते हैं। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिपेंड करता है। तो जो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म कर देता है दूध को दही में, तो हमारे मुंह में यदि दूध पी के निकलते हैं, तो हमारे मुंह में दूध बनने के बाद ही वो जो बैक्टीरिया दूध का है सलाइवे का साथ, क्योंकि बैक्टीरिया को जो ग्रोथ करने के लिए है उसको 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और हमारी बॉडी का कितना होता है, 37 ही होता है। तो 37 में क्या होगा, हम कहते हैं जो दूध से दही जमाते हैं, हमारी माताएं बहनें जो दूध से दही बनाते हैं, वो क्या करते हैं, उंगली डाल के देखते हैं कि वार्म होना चाहिए, ना तो गर्म हो और ना ठंडा हो। यदि हम वार्म रखेंगे तो दूध से दही 2 घंटे में तैयार हो जाती है, बहुत ही हेल्दी बैक्टीरिया डेवलप होता है। तो हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। यदि हमारे मुंह में बैक्टीरिया है दूध का और उसको दही बनने में, क्योंकि टेम्परेचर हमारा 37 है, तो वो दूध से फंगस और सड़न पैदा हो जाती थी। तो यदि हमारे मुंह में जरा सी राख है, तो राख से क्या होगा, कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा और वो भूत नहीं होगा। वो आपके मुंह में जो बैक्टीरिया ग्रोथ होता है दूध से दही बनने में या सड़ने में, जिससे आपके गम्स, जैसे आपके जो मसूड़े हैं उनमें फंगस आए, वो खराब हों, दांत खराब हों, तो उससे बचने के लिए एक टेक्नोलॉजी थी। जो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ चले गए, और एडवांस की तरफ जाने के लिए डिजिटलाइजेशन, और हम चले गए डिजिटलाइजेशन की तरफ और एडवांसमेंट की तरफ। बट हम पुराने जो हमने सूत्रों को खोया है, पुराने जो परंपराओं को खोया है, आज मैं इनको रियलाइज करता हूँ एज ए साइंटिफिक एनालिसिस के अनुसार कि जो पुरानी परंपराएं थी वो परंपराएं नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी थी जो कहानी के रूप में प्रिजर्व थी। क्योंकि लिटरेचर जला दिया जाता था और छीन लिया जाता था, या किसी आचार्य को मार दिया जाता है। यदि उसका कहानी के रूप में बनाया जाए तो कहानी लंबे समय तक चलती थी, और लंबे समय तक चलती थी तो वो क्या है कि वो टेक्नोलॉजी एक कहानी के रूप में जीवित रहती थी। जैसे हम अभी काम कर रहे हैं, एक एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में जो मेमोरी है, यदि आज कोई बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, बहुत अच्छा प्रोफेसर है, यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका ज्ञान उसके साथ चला जाता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या हम कोई ऐसी डिवाइस बना सकते हैं जिससे यदि वो आचार्य है जो काम कर रहा है, उसकी जो मेमोरी है, उसका जो नॉलेज है, क्या हम उसको कॉपी कर सकते हैं? यस, आई थिंक दिस इज द सम वे वी कैन डू। तो हम उसमें कर रहे हैं। हमने अभी क्या किया है, जो आज की डेट में सभी जानते हैं, जो मोबाइल फ़ोन है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें कोई लिविंग एंटिटी नहीं है। अब उसको क्या करें कि हम लिविंग एंटिटी किससे ऑपरेट करते हैं, सभी करते हैं, चाहे वो पढ़ा हुआ है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो नौकरी वाला है। हर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया और फॉर द वर्ल्ड दे आर यूजिंग द स्मार्टफोन। स्मार्टफोन कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट हमारे हाथ क्या है, बायोसेल्स हैं। तो बायोसेल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं। जब बायोसेल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल कर सकती है, व्हाई नॉट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन कंट्रोल द बायोसेल्स। दैट्स वी आर वर्किंग, वी कॉल द साइनेप्टिक। साइनेप्टिक मीन्स हम डिजिटल मेमोरी की बात करते हैं, और डिजिटल मेमोरी से हम साइनेप्टिक। तो जो हमारा राख का कंसेप्ट है वो हमारी एक ट्रेडिशन है, हमारी एक परंपरा है, और जो सदियों से चली आई है और सदियों तक चलेगी। आज भी उसका उतना ही सदुपयोग है, आज भी उसका उतना ही उपयोग है। हमने लगभग जो हमारे जो टीम ने किया है, लगभग 10 से 12 तरह के मटेरियल्स की राख पर काम किया है, 10 से 12 तरह की। तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, जो गाय के गोबर से राख बनती है, गाय के गोबर से उपले बनाए जाते हैं, कोई कहीं डिफरेंट डिफरेंट भाषा में बोला जाते हैं, तो उसके जो राख बनती है उसमें ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। उस राख को अभी भी क्या करते हैं कि खेतों में फेंक डालते हैं या कुछ और करते हैं,
बल्कि पेड़ों की जड़ में डालने से दो फायदे होते हैं। एक तो उसके कीड़े पैदा नहीं होंगे, दूसरा उसको एक फर्टिलाइजर का काम करेगा। तो राख के उपयोग पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें अभी तक जो राख के ऊपर में काम किया है, हमारे 3 पेटेंट हैं, जो हमारे 2 पेटेंट कोरिया में है, 1 इंडिया में है, और 9 हमारे रिसर्च आर्टिकल हैं। अब उसमें हम रिव्यू कर रहे हैं, होलिस्टिक रिव्यू, कंप्रेहेंसिव रिव्यू जिसे बोलते हैं, कि उसको हम कर रहे हैं कितने तरह की राख हैं, कितने तरह के काम कर सकते हैं। इस पर मैंने 2 एमफिल के प्रोजेक्ट भी कराए हैं और 1 पीएचडी इंडिया में भी कराई है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। तो राख का इतना बड़ा महत्व है, और राख का महत्व जो मैंने बताया कि एल्कलाइन और एसिडिक 2 ही बिहेवियर है हमारी बॉडी के। यदि हम बॉडी को न्यूट्रल रखें, हम बॉडी को पीएच फैक्टर से मेजर करते हैं कि पीएच फैक्टर को यदि 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से ऊपर है तो एल्कलाइन है, 7 से नीचे है तो एसिडिक है। तो हमें जब हमने इसको चेक किया राख का, तो राख का 7+ मिलता है या 8 उसका पीएच फैक्टर मिलता है। दैट मीन्स इट्स इंडिकेट वो पूरी तरह से वो एल्कलाइन है। तो एल्कलाइन का मतलब नो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, नो वायरस, एंड हम वी कैन कंट्रोल वैरायटी ऑफ डिजीजेस। लौकी भी इस समय खाई जाती है जब सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। वो कब करते हैं? जब बारिश पड़ती है। आपने देखा होगा हमारे समाज में जो बेल वाला फल है, चाहे तोरई की बेल है, लौकी की बेल है, करेले की बेल है, इस समय सिर्फ बेल का फल खाया जाता है, बेल का ही सब्जी खाई जाती है, और इस मौसम में वो ही ग्रो होती हैं, बाकी होती नहीं है, कोई पेड़ का नहीं है। बाकी पेड़ होते हैं वो अब हम ग्रीन हाउस बनाते हैं उसमें ग्रो करते हैं, लेकिन नेचुरल नहीं होता है। तो हमें नेचुरल जो चीज़ है, तुमने देखा होगा लौकी में कभी कभी कीड़ा लग जाता है, लेकिन तोरई में कभी कीड़ा ही नहीं लगता है, नाक के बराबर लगता है। मेरा अभी ध्यान है, एक समय हमारे लौकी की बेल लगी हुई थी गाँव में, तो उस पर फल नहीं आ रहा था, फूल आता था, फल नहीं आता था। तो हमारे पिताजी ने क्या किया, 1 गिलास गंगा जल लिया और उस पर छिड़क दिया। अगले हफ्ते देखा कि फूल पर फल लगने शुरू हो गए। तो इसका मतलब क्या है? गंगा जल का भी महत्व है इसमें। गंगा जल का भी जो उसका नेचर है वो एसिडिक नहीं है। गंगा जब तक हमारा किसी भी पानी का, किसी भी बॉडी का, किसी भी लिविंग एंटिटीज का, जब तक उसका नेचर एल्कलाइन रहेगा वो स्वस्थ रहेगा। तो जैसे हमें अभी मैं पीछे वो रिसर्च की थी, मैं चाय पीते हैं, हम चाय पीने की बहुत परंपरा है, तो चाय भी हमारी एसिडिटी बढ़ाती है, तो उसका भी हम सेवन कम करें, क्योंकि जो एसिडिटी बढ़ेगी तो बीमारी की तरफ हम आकर्षित हो जाएंगे। तो हमें कुल मिला के क्या करना है, हमें बीमारियों को कम करना है, और हमारे जो बीमारियां बढ़ रही हैं उसको हमें, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे आकस्मिक चोट लग जाती है, उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ बीमारियां ऐसी जो फ्लू होते हैं वो एक दूसरे लग जाते हैं। हाँ, यदि इम्यूनिटी आपकी अच्छी है, इम्यूनिटी का मतलब एक ही है कि आपकी बॉडी में जो हमारे 22 एलिमेंट होते हैं वो संतुलित अवस्था में मिले, तो हमारा कोई भी, जैसे कोरोना आया, 3 फेज में कोरोना आया। सच बताऊं, मुझे कोरोना नहीं हुआ, मेरे दोनों बच्चों को हुआ, वाइफ को हुआ, पर मुझे नहीं हुआ। इट मीन्स कि मैं डेली सुबह उठ कर योगा करता हूँ और ध्यान रखता हूँ कि मैंने एसिडिक, मेरे पेट में गैस बन रही है, तो आज मुझे भोजन ना करके मुझे एल्कलाइन फूड लेना है। फ्रूट मोस्टली एल्कलाइन होते हैं, जिसमें खट्टा ना हो वो सब एल्कलाइन होते हैं, जैसे पपीता ले सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे फल हैं जो हमारे एल्कलाइन नेचर को इम्प्रूव करते हैं। कच्ची सब्जियां भी ज़्यादातर एल्कलाइन होती हैं। कच्ची सब्जियां जैसे खीरा खाते हैं, खीरा एल्कलाइन होता है, गाजर कच्ची खानी चाहिए, शिमला मिर्च कच्ची खानी चाहिए। जो हम कच्ची चीज़ें खाते हैं वो मोस्टली एल्कलाइन होते हैं, यदि उनको बना लें तो वो हमारा एसिडिक नेचर की तरफ चला जाता है। तो हमें राख के साथ साथ हमें राख का एक ही महत्व यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि राख जो है पूरी तरह से एल्कलाइन है। और राख का इतना बड़ा महत्व है, जब मैंने राख पर काम कर रहा था, 9 रिसर्च आर्टिकल हमारे आए और डिफरेंट इंटरनेशनली वो पब्लिश हुए, तो मेरे साथ क्वेश्चन ये आया कि हमारी एक परंपरा ये रही है कि राख को अंत्येष्टि करने के बाद हम गंगा में फ्लो करते हैं, गंगा में बहाते हैं। तो उसका क्या विज्ञान हो सकता है? फिर मैंने उस पर सोचा कि सबसे ज़्यादा जो पानी हेल्दी रहता है वो चूने के पानी के साथ रहता है। आपने देखा होगा, मैंने खूब देखा है, खूब सुना है कि हमारे यहाँ पे कुछ तंबाकू खाने की परंपरा है, चूना, पान में चूना लगाने की परंपरा है। तो चूना यदि हमारी शरीर, चूना क्या आता है? एल्कलाइन होता है। चूना एल्कलाइन होता है, तो चूना के यदि हम यूज करते हैं तो आपके कोई भी कैंसर जैसी भयंकर बीमारी कभी नहीं हो सकती, यदि आप थोड़ा बहुत चूना का सेवन करते हैं। अभी भी लास्ट वीक की बात है, मेरे एक तती ने काट खाया। तती जानते हैं, यहाँ पे तती ने काटा, तो एक तंबाकू खाने वाले वो थे पियोन, तो बोले सर इसमें चूना लगा लो। अब उसको कैसे पता था कि चूना लगाने से? मुझे पता था कि यदि स्वेलिंग आएगी किसी काटने से, तो स्वेलिंग इसलिए आएगी क्योंकि वो एसिडिक
नेचर बढ़ रहा है वहां से, जहां जहां एसिडिक नेचर का इम्पैक्ट होगा वहीं वहीं उसका स्वेलिंग आएगी। तो उसने चूना लगाया और मेरे देखो यहाँ पे इम्पैक्ट तो रहा बट स्वेलिंग नहीं आई। तो हमारी जो परंपराएं हैं वो परंपराएं नहीं है, वो विज्ञान एक्चुअली वही है। विज्ञान को हमें कैसे लोगों तक तो पहुंचाएं, विज्ञान हमारे पास है बट हम लोगों तो विश्वास कैसे कराएं। विश्वास करने का क्या है कि हमारे पास लिटरेचर नहीं है, और जो लिटरेचर है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, लिटरेचर को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा ये आपसे सभी से ये निवेदन रहेगा कि हम अपनी परंपराओं को ना छोड़ें। हम एक दिन मेरी माँ ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि ये हमारे फायदा करती हैं, ट्रेडिशन कैसे हमारे युग में फायदा करती हैं। तो मैंने उनको रियलाइज कराया कि यदि हम दूध में राख डाल दें तो दूध से दही बनने में टाइम बढ़ जाता है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है वो एल्कलाइन एनवायरनमेंट ग्रो नहीं कर रहा है, उसका स्वभाव होता है एसिडिक नेचर है, उसका पीएच फैक्टर 7 से कम है, जिसको हम न्यूट्रल मानते हैं। अभी जितने भी आरओ हैं, जितने भी हमारे फिल्टर्स लगे हैं घरों में, उनका पीएच फैक्टर 7 नहीं है, 7 से कम है, 6.8 है, 6.9 है। इट मीन्स वो एल्कलाइन नहीं है, वो खतरनाक है, धीरे धीरे वो बॉडी को डिग्रेड करता है। तो उसको क्या करें हम, तो पानी में एक साउथ कोरिया ने रिसर्च डेवलप करके एक कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्स करके एक पत्थर बनाया है। तो जब पानी बाहर निकलता है तो उस पत्थर से पास होकर निकलता है। तो उसमें क्या है कि जो पीएच फैक्टर उसका 7 से कम है वो 7.1 या 7.05 हो जाता है। तो उससे क्या है कि वो न्यूट्रल हो जाता है, दैट इज हेल्दी फॉर वाटर। उस पानी को अब आपने देखा होगा कि एल्कलाइन वाटर पीने की है, जैसे प्लेयर्स बहुत पीते हैं एल्कलाइन वाटर। क्यों पीते हैं? क्योंकि जब मेहनत करते हैं तो हमारी बॉडी में स्वेटिंग निकलती है, और स्वेटिंग निकलती है तो हमें पानी कमी होती है, और यदि पानी पिए नॉर्मल तो एसिडिक होता है, तो बीमारी तरफ जाते हैं, कोल्ड कफ हो सकता है और बीमारी आ सकती हैं। तो उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, एल्कलाइन वाटर पीते हैं। एल्कलाइन वाटर, क्रिकेट के में देखा होगा कि जो प्लेयर्स खेलते खेलते बीच में पानी पीते हैं वो एल्कलाइन वाटर पीते हैं, ताकि वो खेलते भी रहें, एनर्जी भी रहे और बॉडी को सस्टेन भी रखें। तो कुल मिला के जो राख पे हम बात कर रहे हैं, राख हमारी एल्कलाइन है। राख का सेवन करने से वही इम्पैक्ट आता है जो हम दवाइयाँ खाने से करते हैं। तो राख हमारी कितने तरह की राखें हैं, पहले तुमने देखा होगा, मैंने ऑब्जर्व किया है बचपन से कि जो हमारे यहाँ चपाती बनती हैं वो चूल्हे में बनती थी, और वो चपाती बनाते समय पुरानी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता था। वो लकड़ी वो यूज करते थे जो 6 महीने की मैक्सिमम 1 साल की है। क्यों? उनका कंसेप्ट क्या है कि जो लकड़ी हल्की है उससे आग हल्की होती है। लेकिन जो मैं कंसेप्ट मैंने निकाला है, वो कंसेप्ट निकाला है कि जो नई लकड़ी है वो एक तो आग हल्की तो है ही उसकी, लेकिन वो एसिडिक का जो फ्लेम है वो नहीं होगी। इसलिए यदि हैवी लकड़ी है जिसमें ऑयल कम होता है उस लकड़ी को हम यूज करते हैं। यदि हम किसी, तुमने देखा होगा शीशम, कहते हैं कि शीशम की लकड़ी बहुत लंबे समय तक रहती है, चीड़ी की लकड़ी बहुत लंबे समय तक रहती है, सागवान की लकड़ी बहुत लंबे समय तक रहती है। एक दिन ऐसा ही हुआ कि हमने जब घर बनाया कुछ सागवान की लकड़ी बची, एक पुरानी लकड़ी थी, लगभग 50 साल पुरानी पड़ी थी घर पे, वो पुराने मकान से निकली थी। तो हम उसको जला रहे थे, तो जलाते जलाते देखा कि उसमें तेल सा निकलने लगा। मैं बोला कि इसमें पानी आ रहा है क्या? देखा तो वो लुब्रिकेंट था। फिर हमने टेस्ट किया, मैंने उसको लकड़ी को बंद किया, फिर लेबोरेटरी ले गया, देखा तो ऑयल था। तो यदि लकड़ी हमारी सर्वाइव करती है, लंबे समय तक करती है, इट मीन्स उसमें तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फिर मैंने शीशम को टेस्ट किया कि शीशम की लकड़ी कैसी होती है। शीशम में पाया गया कि शीशम में 70 से 80% सिलिका होती है। सिलिका मीन्स SiO2। जब सिलिका उसमें रहेगी तो जब तक सिलिका ज़्यादा रहेगी उसमें कोई भी कीड़ा, कोई भी दीमक काम नहीं करती है, वो उसको खा नहीं पाती है। वो उसी लकड़ी खाती है जिसमें सिलिका कम होती है। जैसे आम की लकड़ी है, जामुन की लकड़ी है, इसमें सिलिका कम होती है तो उसको जल्दी करती है। जो शीशम की लकड़ी, जिसे पकी शीशम बोलते हैं, वहाँ भी दीमक काम नहीं करती, दीमक भी वहीं काम करती है जहाँ सिलिका कम होती है। तो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ लकड़ी का, क्योंकि लकड़ी से राख बनती है, या किसी जैसे गाय के गोबर से है, किसी और चीज़ से राख बनती है। तो जो राख बनती है वो राख पर, क्योंकि राख में जलने के बाद क्या होता है, वो प्योरली एल्कलाइन हो जाती है, उसका जो एसिडिक नेचर है वो फ्लेम के थ्रू निकल जाता है। तो ये फ्लेम जो बता रहा हूँ, फ्लेम मीन्स जो आग जल रही है वो एसिडिक फॉर्म में निकल जाती है। इसी का कंसेप्ट ये है कि हम घरों में चपाती बनाते समय पुरानी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, नई लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे पुरानी लकड़ी से एसिडिक फ्लेम ज़्यादा निकलती है। फ्लेम भी एसिडिक एल्कलाइन होती है। आपने देखा होगा कई फ्लेम येलो होती हैं, कई फ्लेम हल्की ब्राउन होती है, कई फ्लेम ब्लू होती है। वो फ्लेम कैसे निकलती हैं?
यदि हम स्प्रिट को लें तो उसकी फ्लेम ब्लू होती है। तो जो फ्लेम का कलर है वो भी हमारा नेचर से मैटर करता है कि वो एसिडिक है या एल्कलाइन है। तो कुल मिला के जो हमारी राख है ये हमारे जीवन का एक हिस्सा थी और हमें दोबारा इसका हिस्सा बनानी पड़ेगी, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए और डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट तरह की राख होती है, तो इसको हम जो है इस्तेमाल करते रहें और खुद को करें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैंने इसको टेस्ट किया है और मैं होश हवास में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पे कह सकता हूं कि यस, ये एक अच्छे बैक्टीरिया पेस्टिसाइड इसको इंसेक्ट को मारने में जो हानिकारक है फसल को या प्लांट को या वेजिटेबल प्लांट को, वो बहुत ही लाभदायक है। धन्यवाद।